सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. Hi guys, how are you? It's me Navid again. Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. सो वाटर सप्लाई पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब वेस्ट वाटर का जो हमारे पास जो है, इसमें मैंने कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी थी, लेकिन उसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो इसमें कवर नहीं हुए हैं, तो वो जो सिलेबस में टॉपिक्स हैं वो इन वीडियोस में आपको मैं कवर कर दूंगा। तो ये सेकंड लास्ट वीडियो है हमारी वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग की। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो लास्ट वीडियो होगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आता है हमारे पास कलेक्टिंग ऑफ सीवेज एंड डिलीवरिंग इट टू द डिस्पोजल पॉइंट इज कॉल्ड सीवरेज सिस्टम। कि हम क्या करते हैं कि सीवरेज सिस्टम हम किसको कहते हैं कि सीवेज को कलेक्ट करना फिर इसको डिस्पोज करना, जो इसका डिस्पोजिंग पॉइंट होगा, इस सिस्टम को कहते हैं हम सीवरेज सिस्टम कहते हैं। इसके जनरली दो मेथड्स हैं। मतलब सीवेज को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास जनरली दो मेथड्स आते हैं। सीवेज को हम दो तरीकों से कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तो फिर आता है हमारे पास ड्राई या कंजर्वेंसी मेथड, या फिर दूसरा रहता है हमारे पास वाटर कैरेज मेथड। तो दोनों को हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस के जरिए दोनों के मेथड आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अब ड्राई मेथड क्या होता है कि ये नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें क्या करते हैं, सीवेज को ड्राई ही कलेक्ट करते हैं। मतलब क्या करते हैं कि जो वेस्ट, जो सॉलिड वेस्ट है उसको हम अलग करते हैं और जो हमारे पास लिक्विड वेस्ट है उसको हम अलग कैरी करते हैं। तो इस ड्राई मेथड जो है इट इज सुटेबल इन रूरल एरियाज, रूरल सिस्टम के लिए या रूरल एरियाज के लिए सुटेबल है। और जो हमारा वेट या वाटर कैरेज सिस्टम है ये सुटेबल है किसके लिए, अर्बन सिस्टम के लिए ये सुटेबल है। ये जो होता है नॉन हाइजीनिक होता है और ये हमारे पास क्या होता है, हाइजीनिक होता है। इसमें क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ सेग्रीगेशन। अब देखो सॉलिड वेस्ट जो है वो सेग्रीगेट हो सकता है, लेकिन लिक्विड वेस्ट थोड़ी सेग्रीगेट होगा। अब जो लिक्विड वेस्ट, इसमें क्या होता है कि वेट सिस्टम हम इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसमें जो है मैक्सिमम वेस्ट जो होता है लिक्विड होता है। तो लिक्विड के जरिए हम क्या करते हैं, सारे वेस्ट को कलेक्ट करते हैं। इसमें एब्सेंस ऑफ सेग्रीगेशन होती है। इसमें एरियाज रिमेन्स डर्टी क्योंकि हम सिर्फ सॉलिड वेस्ट को ही कलेक्ट करेंगे, बाकी जो है एरिया जो है डर्टी रह सकता है इस केस में। लेकिन इसमें जो है सारा जो है हाई प्रेशर से पानी अप्लाई करके हम क्या करते हैं, वेस्ट को कलेक्ट करते हैं। तो इसमें एरिया अपीयर्स नीट एंड क्लीन, इसमें एरिया जो है सारा नीट एंड क्लीन हो जाता है। अब ड्राई मेथड में क्या होगा कि इट रिक्वायर्स 30 to 50 लीटर पर कैपिटा पर डे, इट रिक्वायर्स 100 to 140 लीटर पर कैपिटा पर डे। उसके बाद इसमें क्या होता है कि स्किल्ड लेबर की इसमें जरूरत नहीं होती है, किस केस में, ड्राई मेथड में। लेकिन वेट मेथड में क्या होगा कि इसमें स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है। उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ लेबरर्स आर रिक्वायर्ड, इसमें ज्यादा नंबर ऑफ लेबर्स हमें जरूरत होती है ड्राई मेथड में। लेकिन वेट मेथड में सिर्फ फ्यू लेबरर्स आर रिक्वायर्ड। तो ये था दोनों के बीच का डिफरेंस। आई होप कि आपको यहाँ से दोनों मेथड क्लियर हो गए होंगे। तो ड्राई में हम क्या करते हैं, वेस्ट को ड्राई कलेक्ट करते हैं, और वेट में हम करते हैं वेस्ट को वेट ही कलेक्ट करते हैं। तो ये दोनों के बीच का मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया। तो यहाँ से आपको ये दोनों मेथड्स क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद आता है सीवरेज सिस्टम क्लासिफिकेशन, कि हम सीवेज को, पहले तो हमने देखा कि हम सीवेज को कलेक्ट करते हैं दो तरीकों से, मतलब दो मेथड है इसको कलेक्ट करने के लिए, या तो ड्राई या फिर वेट। फिर आता है सीवरेज सिस्टम क्लासिफिकेशन, कि हम सीवरेज को किस किस तरीकों से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला आता है कंबाइंड सिस्टम, फिर दूसरा आता है सेपरेट सिस्टम, फिर आता है पार्शली सेपरेट सिस्टम। कंबाइंड सिस्टम में हम क्या करते हैं, ये होता है कि वेस्ट एंड स्टॉर्म वाटर आर डिलीवर्ड इन वंस कॉमन सीवर। इसमें क्या करते हैं कि हम जो हमारे पास वेस्ट होगा, मतलब सॉलिड वेस्ट और लिक्विड, उनको हम क्या करते हैं कि एक ही कॉमन सीवर के जरिए जो है डिस्पोजिंग पॉइंट तक इनको कैरी करके लेते हैं। तो ये कंबाइंड सिस्टम आता है। दूसरा पॉइंट ये है कि इट इज सुटेबल इन दैट एरियाज वेयर रेनफॉल इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। तो हमारा जो कंबाइंड सिस्टम है इसमें हम क्या करते हैं कि सॉलिड वेस्ट और हमारे पास जो लिक्विड है, जो स्टॉर्म वाटर है, दोनों को कॉमन सीवर के जरिए डिस्पोजिंग पॉइंट तक पहुंचाते हैं। और इस मेथड को हम वहीं पे यूज करते हैं जहां हमारे पास रेनफॉल यूनिफॉर्म होगी थ्रू आउट द ईयर। तो उनके एरियाज में हम क्या करते हैं, इस सिस्टम को यूज कर सकते हैं। दूसरा सिस्टम इसमें आ जाता है सेपरेट सिस्टम। सेपरेट सिस्टम नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें हम क्या करते हैं, सॉलिड वेस्ट और स्टॉर्म वाटर को अलग अलग सीवर में कैरी करते हैं उनके डिस्पोजिंग पॉइंट तक। तो सेपरेट सीवर्स आर लेड टू कैरी वेस्ट एंड स्टॉर्म वाटर सेपरेटली। तो दोनों को अलग अलग हम कैरी करते हैं उनको डिस्पोज करने के लिए। इट इज सुटेबल वेयर रेनफॉल इज नॉट यूनिफॉर्म। तो इस मेथड को हम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे रेनफॉल यूनिफॉर्म नहीं होगी थ्रू आउट द ईयर। अब देखो कंबाइंड और सेपरेट में दोनों में ये डिफरेंस है कि उसमें हम क्या करते थे, सिंपल कॉमन सीवर के जरिए ही दोनों को कैरी करते थे इसमें, और उसको हम वहाँ पे यूज करते थे जहाँ पे हमारे पास रेनफॉल यूनिफॉर्म होता था थ्रू आउट द ईयर। फिर आता है पार्शली सेपरेट सिस्टम। अब पार्शली सेपरेट सिस्टम में क्या आता है कि इसमें स्टॉर्म वाटर विद इन द परमिजिबल लिमिट आर अलाउड टू जॉइन द सीवरेज कैरिंग सीवर। इसमें हम क्या करते हैं कि जो स्टॉर्म वाटर है उसको हम क्या करते हैं कि जो सीवेज कैरिंग सीवर होगी उसको कुछ परमिजिबल लिमिट तक हम अलाउ करते हैं कि इतना स्टॉर्म वाटर जो है अगर इसमें एंटर होगा तो ठीक है, लेकिन विद इन लिमिट अगर उससे ज़्यादा जो है वो स्टॉर्म वाटर उसमें एंटर होने की कोशिश करेगा तो फिर उसको हम क्या करते हैं कि दूसरे सीवर के जरिए जो है उसके डिस्पोजिंग पॉइंट तक लेके जाते हैं। तो ये तीसरा है पार्शली सेपरेट सिस्टम।
उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसमें सीवर्स के बारे में। अब देखो पीछे हमने पढ़ा कि अब जो वाटर सप्लाई पार्ट था उसमें हमने पढ़ा सबसे पहले पानी को सोर्स क्या था, उसको उसको हम ट्रीट वगैरह कैसे करते थे, वो सारा हमने जब ट्रीट कर दिया पानी को, फिर उसको हम पब्लिक तक पहुंचाते कैसे, कंज्यूमर तक कैसे कैसे पहुंचाते थे, थ्रू पाइप्स के जरिए पहुंचाते थे। तो यहाँ पे है कि जब पानी वेस्ट हो गया, उस वेस्ट को जो है उसके डिस्पोजिंग पॉइंट तक कैसे हम पहुंचाते हैं, सीवर्स के जरिए पहुंचाते हैं। तो जो भी अंडरग्राउंड पाइप्स वेस्ट को कैरी करने के लिए यूज की जाती है, तो डेट अंडरग्राउंड पाइप्स आर नोन एज सीवर्स। तो इसने यहाँ पे बोला भी है अंडरग्राउंड पाइप्स, अब ये किसकी बनी होती है, या तो मैशनरी की हो सकती है या फिर आरसीसी की बनी हो सकती है, विच आर यूज फॉर द डिस्पोजल ऑफ सीवेज आर कॉल्ड सीवर्स, उनको हम सीवर्स कहते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, अब ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन सीवर जो है जनरली क्लासिफाइड है 4 कैटेगरीज में, स्टोनवेयर सीवर्स, कास्ट आयरन सीवर्स, कंक्रीट सीवर्स और मैशनरी सीवर्स। जैसे पाइप्स हमारे पास अलग अलग टाइप्स की थी, कास्ट आयरन पाइप्स थी, स्टील पाइप्स थी, प्लास्टिक पाइप्स, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स, लेड पाइप्स वगैरह, तो वैसे ही हमारे पास सीवर जो है अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। अब 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करते हैं, चारों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आता है स्टोनवेयर सीवर्स। अब स्टोनवेयर सीवर्स किसकी बनी हुई होती है, इट इज दे आर मेड अप ऑफ क्लेज एंड शेल्स, ये क्लेज या शेल्स की बनी हुई होती है, और उस क्ले को बर्न कितने डिग्री पर किया जाता है, 153 डिग्री से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक उसको बर्न किया जाता है इनको सीवर में कन्वर्ट करने के लिए। इट इज ऑल्सो नॉन एज वेट्रीफाइड क्ले सीवर्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसको हम वेट्रीफाइड क्ले सीवर्स भी कहते हैं। तो इनका जो बर्निंग, जब इनको बर्न करते हैं, मतलब इस क्ले को बर्न करते हैं इनको सीवर में कन्वर्ट करने के लिए, उस टाइम में क्या करते हैं कि कॉमन सॉल्ट ऐड किया जाता है, जो सिंपल NaCl है हमारे पास, वो किस लिए ऐड किया जाता है, ताकि जो सीवर है उनको वाटरप्रूफ बनाया जाए, उसमें से लीकेज वगैरह के चांसेस को हम एलिमिनेट कर दें। यूज्ड फॉर होस डैमेज कनेक्शंस एंड लेटरल्स, इनको हम जनरली होसेस वगैरह से जो वेस्ट वगैरह है उसको कैरी करने के लिए यूज करते हैं इन सीवर्स को। अब इनके एडवांटेजेस ये हैं कि कोरोजन रेजिस्टेंट, ऑब्वियसली अब मिट्टी का बना होगा, मिट्टी की सीवर्स है तो ऑब्वियसली कोरोजन रेजिस्टेंट, कोरोजन लगेगा ही नहीं इसको। स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होती है, चीप एंड इजिली अवेलेबल है, चीप एंड इजिली अवेलेबल है क्योंकि लोकली अवेलेबल मटेरियल से हम इनको कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। उसके बाद जो स्टोनवेयर सीवर्स है, इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि लायबल टू डैमेज इन ट्रांजिट लोडिंग, इसमें क्या होता है कि ट्रांजिट लोडिंग के केस में ये क्या हो सकती है, डैमेज वगैरह हो सकती है। और इनको हम जनरली अंडर प्रेशर, मतलब लो प्रेशर के लिए हम इनको यूज करते हैं, हाई प्रेशर के लिए इन सीवर्स को हम यूज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सीवर्स आती है हमारे पास कास्ट आयरन सीवर्स, ये भी नाम से ही पता चल जाता है ये किसकी बनी हुई होंगी, कास्ट आयरन की जो बनी होंगी। सरफेस इज कोटेड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम एसिडिक एक्शंस, इसको क्या करते हैं कि कास्ट आयरन पाइप्स को क्या करते हैं, दोनों साइड, फ्रॉम इनर साइड एज वेल एज फ्रॉम आउटर साइड, इसको क्या करते हैं एक कोटिंग चढ़ा देते हैं किसी भी ऐसी मटेरियल की जो इसको एसिडिक एक्शन से बचाए। अब इनके एडवांटेजेस क्या हैं कि ये भी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल है, इजी टू ज्वाइन है, कोरोजन रेजिस्टेंट ये भी है, वाटर टाइट ये। कोरोजन रेजिस्टेंट इसलिए क्योंकि कास्ट आयरन की बनी हुई होती है, ये पॉइंट मैंने पीछे भी बताया था कि कास्ट आयरन में क्या होता है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा होती है, अप टू 5% होती है, जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ कार्बन होगा उतनी ज्यादा जो है क्या होती है उसकी कोरोजन रेजिस्टेंट होती है, लेकिन स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कास्ट कार्बन को हम बढ़ाएंगे, उससे कोरोजन रेजिस्टेंट तो मटेरियल बनेगा लेकिन स्ट्रेंथ उसकी कम होती जाएगी। तो डिसएडवांटेज इसका ये है कि कॉस्टली है, नॉट सूटेबल टू कैरी डेट वेस्ट विच कंटेन सल्फेट्स, तो जिस वेस्ट में सल्फेट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि जिस वेस्ट में सल्फेट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो उसके लिए हम क्या करते हैं कास्ट आयरन सीवर्स को यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये सल्फाइड अटैक की वजह से डैमेज वगैरह हो सकती है। उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ सीवर हमारे पास जाता है कंक्रीट सीवर। अब इसको हम किस लिए यूज करते हैं, ये किसकी बनी हुई होती है, दे आर मेड अप प्लान सीमेंट कंक्रीट, या तो प्लान कंक्रीट की बनी होती है या फिर आरसीसी की रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट की बनी हुई होती है। इनका डायमीटर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 100 से लेकर 600 mm तक इनका डायमीटर वेरी करता है। अब कंक्रीट सीवर जो हमारे पास सिंगली रिइंफोर्स सीवर भी हो सकती है या डबली रिइंफोर्स सीवर भी हो सकती है। अभी सिंगली रिइंफोर्स सीवर हम कब, जब ये हमारे पास सिंगली रिइंफोर्स सीवर होगी उस केस में जो रिइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं वो 20 mm होती है फ्रॉम इनर सरफेस, मतलब इनर सरफेस से जो इनका क्लियर कवर आप कह सकते हो एक टाइप का कवर ही हम कितना प्रोवाइड करते हैं 20 mm का होगा इनर सरफेस से। और उनका ये हम सिंगली रिइंफोर्स सीवर हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास डायमीटर ऑफ सीवर जो होगा लेस देन 800 mm होगा, और डबली रिइंफोर्स सीवर हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास डायमीटर जो होगा सीवर का 800 mm से ज्यादा होगा, हम कह सकते हैं 80 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा। तो उस केस में जो रिइंफोर्समेंट है वो जो 20 mm हम प्रोवाइड करते हैं उस वक्त जो कवर होगा वो आउटर फेस से हम लेंगे। तो दोनों में डिफरेंस है कि सिंगली में कवर इनर फेस से लिया जाता है और डायमीटर लेस देन 800 mm होगा, इसमें कवर जो है आउटर फेस से लिया जाता है और डायमीटर ग्रेटर देन 800 mm होगा। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। उसके बाद जो लास्ट टाइप ऑफ सीवर हमारे पास मैशनरी सीवर आ जाती है। मैशनरी सीवर किसकी बनी हुई होती है, ब्रिक मैशनरी की बनी हुई होती है। अब इनको हम जनरली यूज करते थे एंशिएंट टाइम्स में, लेकिन आजकल के टाइम में इन सीवर्स का यूज जो है ऑब्सोल्यूट हो गया, मतलब इनको यूज नहीं करते हैं। इनका डायमीटर जो है, अब इनको हम तब यूज करते थे जब सीवर का डायमीटर जो है 750 से एक्सीड हो जाता था, हम कह सकते हैं कि 75 सेंटीमीटर से क्या हो जाता था, एक्सीड हो जाता था, तब जाके हम इन सीवर्स को यूज करते थे। अब मैशनरी सीवर जो है जनरली क्लासिफाइड है 2 कैटेगरीज में, इसकी भी 2 टाइप्स हैं, सर्कुलर सीवर और
एग शेप्ड सीवर या जिसको हम ऑविड भी कहते हैं। अब फर्स्ट आती है इसमें सर्कुलर सीवर। सर्कुलर सीवर जो सर्कुलर शेप में होगी उसको हम सर्कुलर सीवर कहेंगे। कंस्ट्रक्टेड ऑन सीमेंट कंक्रीट बेड। अब कंस्ट्रक्टेड ऑन सीमेंट कंक्रीट बेड का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि पहले कंक्रीट बेड जो है प्रिपेयर किया जाता है, ये कंक्रीट बेड होगा, इसके ऊपर फिर इनको सीवर को बनाया जाता है। ये जो बेड होगा ये कंक्रीट का बना होगा, फिर बाद में जो ये मैशनरी होगी, इसमें मैशनरी की बनी होगी ये सीवर। तो इनको हम क्या कहते हैं ये जो है, तो इनमें दे गिव मैक्सिमम हाइड्रोलिक मीन डेप्थ व्हेन रनिंग आइदर फुल और हाफ। तो इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैक्सिमम हाइड्रोलिक मीन डेप्थ देते हैं, चाहे फुली चल रहा है या हाफ चल रहा है। तो ये क्या देते हैं कि मैक्सिमम हाइड्रोलिक मीन डेप्थ देते हैं। अब मैक्सिमम हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को हम किससे एम से डिनोट करते हैं। ये पॉइंट हम आपने फ्लूइड में देखा होगा, जब हम डिस्चार्ज निकालते हैं वहाँ पे ये एम पॉइंट जो है मैक्सिमम हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ये फाइंड आउट किया जाता है। वो चीज़ वही हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जाता है एग शेप्ड सीवर या ऑविड, जिसको हम सिंपली कहेंगे। अब ये जनरली सूटेबल है किसके लिए, टू कैरी कंबाइंड फ्लो। कंबाइंड फ्लो को कैरी करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। आप देखो पीछे हमने सिस्टम पढ़ा है कंबाइंड सिस्टम, उसमें क्या करते थे कि सॉलिड वेस्ट और जो स्टॉर्म वाटर थे दोनों को क्या करते थे एक ही सीवर में जो है कैरी करते थे उनके डिस्पोजिंग पॉइंट तक। तो उन केसेस में जनरली एग शेप्ड सीवर सूटेबल है। और एग शेप्ड सीवर जो है सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है क्योंकि ये हर टाइप से हमें बेनिफिट देती है। ये डिस्चार्ज भी ज़्यादा कैरी करती है, इनकी शेप भी कुछ ऐसी होती है कि ये कम स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। तो सबसे बेस्ट सीवर अगर मानी जाती है वो एग शेप्ड सीवर ही मानी जाती है। इट गिव्स हायर वेलोसिटी एट सेम डिस्चार्ज। ये भी एक प्लस पॉइंट है इसका, मैंने आपको सेम वही बोला कि ये हर टाइप से बेटर है। सेम डिस्चार्ज पे ये ज़्यादा वेलोसिटी प्रोवाइड करती है। तो ओनली डिसएडवांटेज इज दैट इट हैज़ ग्रेटर डेप्थ। तो एक ही डिसएडवांटेज है इनका कि इनकी डेप्थ जो होती है ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर सीवर्स। तो ये मेरे पास एग शेप्ड सीवर या जिनको हम सिंपली ऑविड सीवर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अच्छा था हमारे पास इसमें जॉइंट्स इन सीवर्स। अब देखो जैसे हमने पाइप्स के केस में जॉइंट्स पढ़े थे कि पाइप्स को हम कितने जॉइंट्स के जरिए जो उनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, वैसे ही सीवर्स में भी जॉइंट हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अब सीवर होल लेंथ ऑफ द पाइप बनानी पड़ती है। तो फर्स्ट इसमें जाता है स्पाइगॉर्ड एंड सॉकेट जॉइंट। ये बहुत ही सिंपल जॉइंट है। इट इज़ यूज्ड व्हेन, इसको हम कब यूज़ करते हैं, जब ये जॉइंट हमने पीछे डिस्कस कर लिया। यहाँ पे अब सिर्फ मैं इनको बताऊंगा कि किस जॉइंट को कहाँ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको हम तब यूज़ करते हैं जब डायमीटर ऑफ सीवर जो होगा लेस देन 600 mm। सिंपली आप कह सकते हैं कि 60 सेंटीमीटर से कम जब डायमीटर होगा सीवर का तब हम इस जॉइंट को यूज़ करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, रबर रिंग को यूज़ करते हैं टू मेक इट वाटर टाइट। अब देखो पिछले केस में जब हमने पाइप्स के केस में जॉइंट्स पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था कि जैसे स्पाइगॉर्ड एंड सॉकेट जॉइंट, इसको हम कास्ट आयरन पाइप्स के लिए यूज़ करते थे। उसमें हम मोल्टन नेट का यूज़ करते थे, जो स्पेसिंग रह जाती थी दो पाइप्स के बीच में उसको वाटर टाइट बनाने के लिए। अलग अलग टाइप के लिए हम क्या करते थे, अलग जॉइंट के लिए अलग मटेरियल को यूज़ किया जाता था उनको वाटर टाइट बनाने के लिए। तो सेम सीवर के केस में भी वही अलग अलग मटेरियल यूज़ किया जाता उन जॉइंट को वाटर टाइट बनाने के लिए, लीकेज वगैरह से बचाने के लिए। दूसरा रहता है हमारे पास कॉलर जॉइंट। अब कॉलर जॉइंट को कब हम यूज़ करते हैं, जब डायमीटर ऑफ सीवर जो है एक्सीड हो जाएगा 600 mm से, तब हम इसको यूज़ करते हैं। ये कॉलर जॉइंट जो है रिजिड भी हो सकता है या फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट जो हम सीवर में प्रोवाइड करते हैं वो बैंडेज जॉइंट आता है। इसको हम जनरली यूज़ करते हैं कंक्रीट सीवर्स के लिए। और इनमें हम क्या करते हैं कि सीमेंट मोटार को यूज़ किया जाता है उस जॉइंट को वाटर टाइट बनाने के लिए, कॉलर जॉइंट को, ये बैंडेज जॉइंट को। उसके बाद जो लास्ट जॉइंट इसमें जाता है फ्लश जॉइंट। फ्लश जॉइंट को इट में भी इंटरनल और एक्सटर्नल। अब फ्लश जॉइंट जो है ये इंटरनल भी हो सकता है या एक्सटर्नल भी हो सकता है। तो इस केस में भी हम क्या करते हैं, सीमेंट मोटार को यूज़ करते हैं टू मेक इट वाटर टाइट। नेक्स्ट एंड लास्ट जॉइंट जो हम सीवर में प्रोवाइड करते हैं हमारे पास आता है मैकेनिकल जॉइंट। इसको हम जनरली यूज करते हैं कास्ट आयरन या स्टील सीवर्स के लिए। इन दिस केस फ्लैंज्ड रिंग्स, बोल्ट्स एक्सेट्रा आर यूज टू मेक द स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट। तो मैकेनिकल जॉइंट में जो फ्लैंज्ड रिंग्स हैं, बोल्ट वगैरह यूज किया जाता है उस जॉइंट को जो है एक प्रॉपरली और स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट बनाने के लिए। ये थे कुछ हमारे पास 5 टाइप के जॉइंट्स जिनके जरिए हम क्या करते हैं सीवर को अब एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। उसके बाद लास्ट हम इसमें जो लास्ट टॉपिक है इसमें वो हमारे पास है अपर्टिनेंसेस। अब ये चीज हमने पाइप्स के केस में भी डिस्कस की थी, उसमें हमने देखा अलग वेल्व्स हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे स्लाइस वेल्व्स था हमारे पास, रिफ्लेक्स वेल्व, हाइड्रेंट, फायर हाइड्रेंट वेल्व्स। जो भी हम एक्स्ट्रा चीजें यूज करते हैं पाइप्स या सीवर्स के अलावा उनको भी कहते हैं अपर्टिनेंसेस। तो इसमें आ जाता है हमारे पास सीवर के केस में, अब इसमें आ जाता है सबसे पहला मैन होल, फिर दूसरा आ जाता है ड्रॉप मैन होल, तीसरा आ जाता है कैच बेसन, फ्लशिंग टैंक्स आ जाते हैं इसमें, वेंटिलेटिंग शॉफ्ट्स आ जाते हैं, लैंप होल आ जाता है इसमें, ग्रीस एंड ऑयल ट्रैप्स आ जाते हैं, स्टॉर्म रेगुलेटर आता है और इन्वर्टेड साइफन आ जाते हैं। तो 1 by 1 हम सबके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जाता है इसमें मैन होल। मैन होल आपको पता है कि मैन होल क्या होता है कि जहां पे क्या होती है कि 5-6 सीवर जो आपस में कनेक्ट होती है। मतलब अब सपोज करो हमारे पास क्या है कि ये कोई एरिया है, यहाँ पे एक घर है, दूसरा घर यहाँ पे है, तीसरा घर यहाँ पे,
यहाँ से भी वेस्ट डिस्पोज हो रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है, यहाँ पे एक मैं कॉमन पॉइंट बनाऊंगा। तो यहाँ पे इस चीज को हम कहते हैं मैन होल की, जहाँ पे 5-6 या जितनी भी नंबर ऑफ सीवर जो है पूरी लोकेलिटी की या पूरी एरिया की पूरी सिटी की भी हो सकती है, तो फिर मैन होल को इंक्रीज किया जाता है, साइज को इंक्रीज किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि वेस्ट कितना, उस हिसाब से इसका साइज सिलेक्ट किया जाता है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लोकेट करते हैं, जनरली लोकेटेड एट 75 से लेकर 300 मीटर इंटरवल पे इसको लोकेट किया जाता है। दूसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम जो होता है मैन होल का, कि अगर हमारे पास सीवेज ये सीवर वगैरह कहीं ब्लॉक होगी या कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, तो इन चीज को इंस्पेक्शन के लिए हम इस चीज को इंस्पेक्ट करने के लिए इनका यूज करते हैं। थिकनेस ऑफ वॉल कितनी होती है, अब यहाँ पे मैं आपको मैन होल की डिटेल इन्फॉर्मेशन बता नहीं सकता, मैं सिर्फ उनमें मेन पॉइंट जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको ही यहाँ पे डिस्कस कर सकता हूँ। जो मैन होल में हम थिकनेस ऑफ वॉल प्रोवाइड करते हैं वो कितनी होती है, एटलीस्ट 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। जो हम साइज ऑफ चैम्बर रखते हैं 1.35 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ और 1.75 मीटर हाइट। उसके बाद जो डायमीटर है मैन होल का वो डिपेंड करता है, वो वेरी करता है 1.2 मीटर से लेकर 1.35 मीटर तक। तो ये सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, लेकिन जनरल अगर हम देखेंगे जनरली इसका डायमीटर 1.2 से लेकर 1.35 मीटर तक वेरी करता है। कवर डायमीटर जो हम टॉप पे इसका कवर प्रोवाइड करते हैं उसका डायमीटर कहां से लेकर कहां तक वेरी करता है, 50 से लेकर 70 सेंटीमीटर तक। अब इसका जो वेट होगा जो हम कवर प्रोवाइड करेंगे, अब ये जनरली कास्ट आयरन का बना हुआ होता है, तो उसका वेट कितने से कहां तक वेरी करना चाहिए, 70 से लेकर 150 केजी तक उसका वेट होता है। अब दो मैन होल हमारे पास जनरली 3 टाइप्स के आते हैं। तो ये जो इनकी क्लासिफिकेशन है डेप्थ के हिसाब से है, जिनकी डेप्थ जो है 75 से लेकर 90 सेंटीमीटर तक आएगी वो स्मॉल मैन होल होगी। जिनकी डेप्थ जो है 90 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक आएगी वो हमारे पास नॉर्मल मैन होल होगी। और जिनकी डेप्थ जो होगी 150 सेंटीमीटर उससे ज्यादा होगी तो उनको हम क्या कहते हैं, डीप मैन होल। तो ये डेप्थ के हिसाब से इनकी क्लासिफिकेशन है। दूसरी चीज में जाती है हमारे पास कैच बेसन। अब कैच बेसन क्या होता है कि प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ चैम्बर टू एंटर द रेन वाटर इनटू द सीवर फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड मैटर क्लीन डेट रेगुलर इंटरवल। इसमें हम क्या करते हैं कि देखो, तो कैच बेसन का काम होता है कि जो भी रेन वाटर होगा उसको जो है सीवर में एंटर होने से पहले सिर्फ पानी ही सीवर में एंटर होगा, बाकी जो वेस्ट होगा सॉलिड वेस्ट जो है वो सेपरेट हो जाता है। एक टाइप की आप कह सकते हो कि ये मैश अरेंजमेंट ही होती है। वो क्या करती है कि लिक्विड वेस्ट को सीवर में जो है अलो करती है और जो सॉलिड वेस्ट है उसको वहीं पे रोक देती है। तो इस टाइप की अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, कैच बेसन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है इन्वर्टेड साइफन। अब इन्वर्टेड साइफन क्या होता है कि इट इज अ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड व्हेन द सीवर इज टू रन बिलो द अनअवॉइडेबल ऑब्स्ट्रक्शंस दैट इज रेलवेज, रिवर्स, स्ट्रीम्स एटसेट्रा। वाटर फ्लोज अंडर ग्रेविटी विद प्रेशर मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एक टाइप का ऐसा स्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि जब हमारे पास क्या होगा कि सीवर जो होगी वो इन चीजों से नीचे, मतलब इसका जो लेवल होगा वो इन चीजों से नीचे होगा, रेलवेज के अंडर, रिवर्स के अंडर या स्ट्रीम्स के अंदर। अगर हमारे पास सीवर पाइपलाइन आ गई तो उस केस में क्या करते हैं, इन्वर्टेड साइफन्स यूज करते हैं। और इनमें जो वाटर जो है फ्लो करता है वो अंडर ग्रेविटी ही फ्लो करता है, और जो प्रेशर होता है उसमें वो जनरली मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो इनको इन्वर्टेड साइफन्स कहते हैं। उसके बाद आता है फ्लशिंग टैंक्स, की मोस्ट इंपॉर्टेंट और कॉमन चीज है। अब देखो हमारे पास जो सीवर है उनको भी क्लीन करना पड़ता है, उनको भी साफ करना पड़ता है, जो उनमें जो डेब्रीज वगैरह या जो उनमें वेस्ट वगैरह कलेक्ट हो जाता है जो आगे डिस्पोज नहीं हो पाता है, कि हमारे पास जो सीवर है उनके इंटीरियर सरफेस जो स्टिक हो जाता है जो वेस्ट, इन चीजों को हमें वॉश करना पड़ता है। अगर हम उनको वॉश नहीं करेंगे तो वो जो डेब्रीज वगैरह या जो वेस्ट वगैरह उनके साथ अंदर कलेक्ट होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आ जाएगा वो क्या हो जाएंगी, ब्लॉक्स हो जाएंगे, उनमें क्लॉगिंग आ जाएगी। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सीवर को वॉश करना पड़ता है। तो जो भी अरेंजमेंट उन सीवर्स को वॉश करने के लिए यूज की जाती है तो डेट अरेंजमेंट्स आर नोन एज फ्लशिंग टैंक्स। स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड फॉर होल्डिंग एंड देन थ्रोइंग इनटू द सीवर फॉर द पर्पज ऑफ फ्लशिंग। वही मैंने आपको बोला कि जो भी स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं पानी को होल्ड करना फिर उसको थ्रो करना है सीवर्स को प्रेशर से, ताकि उनको हम वॉश कर सकें या फ्लश कर सकें, तो डेट इज नोन एज फ्लशिंग टैंक्स। फ्लशिंग ऑफ सीवर इज डन व्हेन वेलोसिटी फॉल्स 60 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये अगर हमारे पास वेलोसिटी जो है इससे नीचे फॉल होगी तो ये एक टाइप की हमारे पास वार्निंग है कि हमें सीवर को वॉश करना, अदरवाइज उसमें क्लॉगिंग वगैरह आ सकती है, ब्लॉक हो सकती है सीवर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। उसके बाद आ जाता है वेंटिलेटिंग शॉफ्ट। ये नाम से ही पता चल जाता है कि जो भी हम वेंटिलेशन अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हैं किस पर्पज के लिए प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो अकोमोलेशन है किसकी फॉल स्मेल्स वगैरह की, डेंजरस गैसेस वगैरह जो है वो बाहर निकल सकती हैं। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होगा तो सीवर्स के अंदर जो है फॉल स्मेल्स, टॉक्सिक गैसेस जो है हो सकती है। तो जब भी हमारे पास जो लेबर है जो काम करने जाएगी, अगर कभी उनकी रिपेयर करने की जरूरत पड़ेगी तो उनको वो जो है लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, डिजीज वगैरह क्रिएट हो सकती है। ये जनरली प्रोवाइड किए जाते हैं 300 मीटर इंटरवल्स पे हमारे पास वेंटिलेटिंग शॉफ्ट जो प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जाता है लैंप होल। लैंप होल का मतलब क्या होता है कि वर्टिकल शॉफ्ट ऑफ अबाउट 25 से लेकर 35 सेंटीमीटर तक ये प्रोवाइड किया जाता है। इसका इट इज एन ओपनिंग कंस्ट्रक्टेड इन अ सीवर फॉर द पर्पज ऑफ lowering a lamp inside the sewer
प्रोवाइडेड एट ग्रेडियंट पॉइंट कर्व्स वगैरह एटसेट्रा। लैंप का मतलब होता है कि जो भी हम वर्टिकल होल प्रोवाइड करते हैं सीवर में उसको इंस्पेक्ट करने के लिए। ये भी एक टाइप का मैन होल ही होता है, लेकिन इसका साइज जो होता है मैन होल से कम होता है। तो इसलिए हम इसको मतलब सपोज करो जो जहां पे हमारे पास एरिया कम होगा, जहां पे हमारे पास बेंड्स वगैरह हो गए, जहां पे हम मैन होल को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, तो उस वहां पे हम करते हैं कि लैंप होल को प्रोवाइड करते हैं। ये एक टाइप का वर्टिकल होल होता है जो हम सीवर में प्रोवाइड करते हैं ताकि उसको हम इंस्पेक्ट कर सकें। तो इसको हम जनरली वहां पे प्रोवाइड करते हैं। मैंने आपको बोला कि जहां पे कर्व्स वगैरह होंगे, जहां पे एरिया कम होगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल एरिया रिक्वायर्ड फॉर द मैन होल, इसको हम कहते हैं लैंप होल कहते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका डायमीटर कहां से लेकर कहां तक वेरी करता है, 25 से लेकर 35 सेंटीमीटर तक, और इसको हम जनरली ग्रेडियंट पॉइंट या कर्व्स वगैरह पे इसको प्रोवाइड किया जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जाता है ड्रॉप मैन होल। ड्रॉप मैन होल और मैन होल में मेन डिफरेंस ये है कि जब हम इंस्पेक्शन करते हैं ड्रॉप मैन होल के केस में एक वर्टिकल पाइप अरेंज जो है प्रोवाइड की जाती है, जो ब्रांच सीवर और मैन सीवर के में जो फ्लो है उसका सीवेज का वो कंटिन्यू रहता है, वो रुकता नहीं है ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। इसमें क्या होता है कि इट इज बीइंग प्रोवाइडेड नॉट टू थ्रो द सीवेज टू द पर्सन वर्किंग इनसाइड इट। अब जो भी वर्कर्स हैं जब वो इंस्पेक्शन करने जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आ गई सीवरेज सिस्टम में, तो उसमें जो है सीवेज के साथ उनका कोई कांटेक्ट नहीं रहना चाहिए। तो इस टाइप के मैन होल को कहते हैं ड्रॉप मैन होल। सिर्फ डिफरेंस ये है कि मैन होल में ये वर्टिकल पाइप प्रोवाइड नहीं की जाती है, और ड्रॉप मैन होल में वो वर्टिकल पाइप प्रोवाइड की जाती है ताकि कंटिन्यूटी ऑफ फ्लो जो है वो कंटिन्यू रहे ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन या ड्यूरिंग रिपेयरमेंट भी वो कंटिन्यू रहे। तो ये मेन डिफरेंस है मैन होल और ड्रॉप मैन होल के केस में। उसके बाद लास्ट लेइंग ऑफ सीवर्स, ये सेम है वैसे ही जैसे हम लेइंग ऑफ पाइप्स कि पाइप को ले करने के लिए, ये पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया कि पाइप को हम कैसे ले करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। तो वही स्टेप्स है इधर भी करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट में सेटिंग ऑफ अलाइनमेंट सेट करनी है। अब अलाइनमेंट सबसे पहले हम मैप पे सेट करते हैं, फिर उसी हिसाब से हम देखते हैं, फिर वो क्या करते हैं उस अलाइनमेंट को एक्चुअली ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करते हैं। अब उसमें क्या होता है था कि जो हम पैग्स जो थे वो 30 मीटर इंटरवल पे, अगर आपको याद होगा कि 30 मीटर इंटरवल पे पैग्स को इंसर्ट करते थे स्ट्रेट लाइन में, और 8 से 16 मीटर पे हम क्या करते थे जब हमारे पास कर्व्स वगैरह आते थे, पाइप लाइन में बेंड्स वगैरह आते थे। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि 15 मीटर इंटरवल पे पैग्स को इंसर्ट करते हैं। उसके बाद एक्सक्वेशन में पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि विड्थ ऑफ एक्सक्वेशन कितनी होनी चाहिए। जनरली जो हमारे पास आउटर डायमीटर होता है पाइप का, उससे कम से कम 20 सेंटीमीटर ज्यादा होना चाहिए। और लेंथ ये क्या कह रहा है कि 20 मीटर का मतलब है कि एट ए टाइम वन टाइम एक्सक्वेशन में हमें सिर्फ क्या करना है 20 मीटर में ही एक्सक्वेशन वर्क करना है। 20 मीटर से ज्यादा हम एक्सक्वेशन इसलिए नहीं कर सकते हैं कि हमारे पास जो मिट्टी वगैरह है वो वापस उसमें आ सकती है, जो हम बाहर उसको फेंकेंगे, एक्सक्वेशन ट्रेंचेस वगैरह से बाहर फेंकेंगे। फिर प्रिपरेशन ऑफ बेडिंग, बेड को प्रिपेयर करना है, उनको क्या करना है अच्छे से लेवल्ड करना है, अंडुलेशन वगैरह नहीं आनी चाहिए उसमें। ग्रेडियंट को चेक करना विद द हेल्प ऑफ बोनिंग रॉड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। ग्रेडियंट को इसमें हम किससे चेक करते हैं, विद द हेल्प ऑफ बोनिंग रॉड्स। तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट को किससे हम चेक करते हैं, बोनिंग रॉड से चेक करते हैं। फिर सीवर्स को हैंडल करना है, लवरिंग का मतलब होता है कि ट्रंच में डालना है, फिर उनकी जॉइंटिंग करनी है, वो हम कैसे कैसे जॉइंट करते हैं हमने पीछे डिस्कस कर लिया। फिर लास्ट में टेस्टिंग करना है। टेस्टिंग का मतलब होता है लीकेज वगैरह चेक करनी है, कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है, प्रेशर वगैरह चेक करना है, वेलोसिटी वगैरह जो चेक करनी है वो सारी। तो लास्ट पे जाते हैं फिर हमारे पास बैक फिलिंग। तो बैक फिलिंग हम कितने फेज में करते हैं, 3 फेज में करते हैं, हमने पीछे डिस्कस कर लिया। तो ये लेक्चर हमारे पास सेकंड लास्ट लेक्चर है। मॉक टेस्ट का जो लिंक है वो लास्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा। सो बी रेडी फॉर द टेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी। और मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और प्रीवियस वीडियोस जितनी मैंने अपलोड की है उनकी जो PDFs हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो आप वहां से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।